ज्योग्राफी के प्रश्न से वो पढ़ रहे थे और अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था, वायुमंडल। वायुमंडल से जुड़े हुए प्रश्न हम कवर कर रहे थे। तो आज हम आगे के प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलते हैं, देखिए आज के अपने प्रश्न कौन कौन से होने वाले हैं। तो सबसे पहला आप यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? समताप मंडल, सौरमंडल, आयनमंडल और मध्य मंडल। तो जल्दी से आप इसका कमेंट करके आंसर करेंगे, देखें कौन कौन इसका आंसर कर पाता है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सौरमंडल, क्योंकि सौरमंडल जो सबसे निचली जो परत होती है वो कौन सी सौरमंडल है, और इसमें सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती हैं। बादल बनना है, ओस, कुहरा, तुषार, पाला, कभी तापमान बढ़ना, घटना, ये सारी घटनाएं जो कहाँ होती हैं, सौरमंडल में होती हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज प्राय उड़ते हैं कौन से मंडल में? सौरमंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या फिर बाह्य मंडल में? तो कौन से मंडल में हवाई जहाज है जो अपनी उड़ान भरते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सौरमंडल का जो ऊपरी परत होती है वो कौन सी, 180 सीमा के बाद में समताप मंडल आता है। समताप मंडल में किसी प्रकार की कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती, तापमान वगैरह सब एकदम मौसम साफ दिखाई देता है। तो इस कारण से सभी जितने भी हवाई जहाज हैं, जितने भी जेट विमान हैं, वायुयान हैं, वो सारे कहाँ पर उड़ान भरते हैं? समताप मंडल में उड़ान भरते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है समताप मंडल के बारे में। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? सबसे दूर जो वातावरणीय परत है उसको क्या कहते हैं? मध्य मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल या आयन मंडल? तो जल्दी से आप कमेंट करके इसका आंसर करेंगे, क्या कहते हैं इसको, जल्दी से बताएंगे आप। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? बहिर्मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिर्मंडल या बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं इसको। सबसे ऊपरी परत, सबसे समताप सौरमंडल, उसके बाद में समताप मंडल, उसके बाद में मध्य मंडल, उसके बाद में आयन मंडल और उसके बाद में बहिर्मंडल या आयतन मंडल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? पृथ्वी के समीप कौन सी परत पाई जाती है? जल्दी से बताएंगे, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या आइनोस्फियर या एक्सोस्फियर? तो क्या कहते हैं, जल्दी से बताएंगे आप आंसर इसका। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी होती है? दोस्तों कौन सी होती है? सबसे नज़दीक कौन सी होती है? सौरमंडल होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। सौरमंडल या हम कह सकते हैं ट्रोपोस्फियर, या इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, या इसको सेवन मंडल भी कहते हैं, इसको विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। तो कई इसके नाम हैं। ठीक है, तो सबसे निचली सौरमंडल या ट्रोपोस्फियर, इसको मौसमी घटनाएं होने के कारण इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। और इसमें सेवन ही, क्योंकि हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, फिर ठंडी होकर के जो नीचे उतरती है, इस कारण इसको सेवन मंडल भी कहते हैं। और हवाओं के परिवर्तन होने के कारण इसको विक्षोभ मंडल भी इसको कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का सहकेंद्रण कहाँ होता है? आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या फिर आपका सौरमंडल? तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। तो कौन सा मंडल हो जाएगा? समताप मंडल। ओजोन परत है वो कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है 18 से 50 किलोमीटर के बीच होती है। लेकिन जो ओजोन परत है वो 20 से 35 किलोमीटर के बीच सर्वाधिक सहकेंद्र के रूप में ये पाई जाती है, संघन रूप में पाई जाती है। वैसे तो 55 किलोमीटर ऊंचाई तक ओजोन गैस पाई जाती है, लेकिन 35 तक सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 20 से 35 के बीच में एक परत पाई जाती है, लेकिन वर्तमान में इसमें छेद होते जा रहे हैं, जो हमने चर्चा की थी पहले। नेक्स्ट है, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना है? 1013.25 मिलीबार, 1013.25 मिलीबार, 1023.25 मिलीबार, 1034.25 मिलीबार? तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1013.25 मिलीबार। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? 1013.25 मिलीबार कह सकते हैं, या इसको 76 सेंटीमीटर या हम 29 इंच भी इसको कहा जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है, वायुदाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी एवं शुष्क, ठंडी एवं नम, उष्ण एवं शुष्क, उष्ण एवं नम।
वायु दाब है वो सर्वाधिक होता है जब वायु कैसी होती है, ठंडी तथा शुष्क, ठंडी तथा नम, उष्णता शुष्क, उष्णता नम। दोस्तों कैसा हो जाएगा उत्तर, उसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठंडी और शुष्क हवा होनी चाहिए, क्योंकि ठंडी होने से तापमान कम हो जाता है और तापमान कम हो जाता है तो वहाँ वायु दाब क्या पाया जाएगा, अधिक पाया जाएगा। लेकिन कैसी होनी चाहिए, शुष्क होनी चाहिए, आर्द्रता की मात्रा नहीं होनी चाहिए उसमें। नेक्स्ट है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है, स्वच्छ मौसम, तूफानी मौसम, अत्यधिक शीतल मौसम या वर्षा का मौसम। तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। वायुदाब में अचानक कमी आती है तो किसका सूचक होता है, तो तूफानी मौसम का। किसका होता है, तूफानी मौसम का, क्योंकि जब वायुदाब अचानक कम हो जाता है तो चारों तरफ की हवाएं वहाँ पर क्या तेज़ गति से वहाँ रफ्तार से आती है, तो हम कह सकते हैं तूफानी मौसम का ये सूचक होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते अगला प्रश्न। सामान्यतः वायुदाब पाया जाता है पर्वतों पर, रेगिस्तानों में, सागर तल पर या धरातल से 5 किलोमीटर ऊंचाई तक। सामान्य वायुदाब पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, पर्वतों पर, रेगिस्तान में, सागर तल पर या धरातल के 5 किलोमीटर ऊपर। तो दोस्तों सागर तल पर, ऑप्शन नंबर आपका सही राइट हो जाएगा इसमें, सागर तल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है, वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है, किसी भी स्थान पर वायुदाब को 2 बार बढ़ता है या 2 बार घटता है, उपयुक्त सभी। जल्दी से आप इसका कमेंट करके आंसर करेंगे, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर कर पाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों पहला कथन है सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है, बिल्कुल सही है। सागर तल पर सबसे ज़्यादा वायुदाब होता है। वायुदाब को हम किस में मापते हैं, मिलीबार में मापते हैं। किस में मापते हैं, मिलीबार में। और सबसे पहले मापने का काम किसने किया, ग्यूरिक ने किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर है किसी भी स्थान पर वायुदाब 2 बार बढ़ता है और 2 बार घटता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बिल्कुल सही है। किसी भी स्थान पर 2 बार पर वायुदाब 2 बार बढ़ता है और 2 बार क्या होता है, घटता है, ठीक है। और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, 4 कथन दिए गए तो कौन सा इसमें सत्य आपको ये बताना है। वायुदाब के घटने बढ़ने की क्रिया को हम वायुदाब ऊंचावच कहते हैं। वायुदाब के उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायुदाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं पाया जाता है, उपयुक्त सभी। तो जल्दी से आप बताएंगे इसका कमेंट करके आंसर। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, क्योंकि वायुदाब की घटने बढ़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, वायुदाब ऊंचावच कहते हैं। ऊपर नीचे घटना बढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं, ऊंचावच कहते हैं। वायुदाब के उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो कम हो जाता है, क्योंकि विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तापमान में कमी होती है और तापमान कम होता है, तो उसी प्रकार से उसमें ध्रुवों की ओर उतार चढ़ाव कम होता है। फिर 60 डिग्री के बाद में उतार चढ़ाव देखा ही नहीं जाता, बिल्कुल सही है तीनों कथन। नेक्स्ट चलते अगला है, गलों पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है। दाब कटिबंध कितने हैं दोस्तों, कितने कटिबंध है, 5, 6, 7, 9। तो कितने कटिबंध है, 7 कटिबंध है। कितने कटिबंध है, 7 कटिबंध है। 4 समूहों में रखा गया है 7 कटिबंधों को। तो कौन सा, एक तो सबसे पहला है भूमध्य रेखीय जो उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब पेटी जिसको हम कहते हैं, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। उसके बाद में 2 पेटियाँ उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, फिर 2 पेटियाँ उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और फिर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। 2 ध्रुवीय, बाकी 2 होती हैं, और एक भूमध्य रेखीय। तो इस प्रकार से 7 पेटियाँ मानी जाती हैं। अगला है, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है। निम्न दाब पेटी का विस्तार कितने अक्षांशों तक पाया जाता है दोनों गोलार्धों में। तो दोनों 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 या 20 डिग्री। तो जल्दी से आप आंसर करेंगे इसका कमेंट करके। दोस्तों कितना पाया जाता है, 5 डिग्री। 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिण, दोनों के बीच में भूमध्य रेखा के आसपास वहाँ पर क्या पाया जाता है, निम्न वायुदाब पाया जाता है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और सीधी पड़ने के कारण तापमान ज़्यादा रहता है, और तापमान ज़्यादा रहने के कारण वहाँ वायुदाब कम पाया जाता है।
और वायुदाब कम होने के कारण इसमें हवाएं वगैरह भी नहीं चलती। इसको शांत पेटी या डोलड्रम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे, शांत पेटी या डोलड्रम भी कहते हैं इसको। अगला है, तो ये प्रश्न भी आ गया, डोलड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी, 0 से 10 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री उत्तरी एवं 5 डिग्री दक्षिणी। तो जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अब आप इसका कमेंट करके बताएंगे। मैंने आपको इसका उत्तर है वो वैसे बता दिया, अब आप बता सकते हैं इसका आंसर एकदम कमेंट करके। जल्दी से बताएंगे, देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर कर पाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर आपका डी राइट हो जाएगा। 5 डिग्री उत्तरी एवं 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दोनों के बीच की जो पेटी है उसको हम क्या कहते हैं, डोलड्रम या शांत पेटी के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट है, डोलड्रम की विशेषता होती, क्या विशेषता होती है, निम्न दाब एवं वायु का अवतलन, निम्न दाब एवं मंद पूर्वी पवन, सामान्य दाब एवं वायु का अवतलन, निम्न दाब एवं शांत पवन। तो दोस्तों क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर वायुदाब क्या पाया जाता है, बिल्कुल ही कम पाया जाता है, क्योंकि तापमान और वायुदाब में हमेशा विपरीत संबंध रहता है। यहाँ तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब निम्न पाया जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और यहाँ पर क्या है, शांत पवन, शांत पवन हवाएं चलती हैं, शांत, इसको शांत पेटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो ही दोनों तरफ से हवाएं आती है तो 5 डिग्री अक्षांश के पास आते हैं, वो गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है। इस कारण 5 डिग्री वाला जो बीच वाला जो क्षेत्र है वो शांत रह जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या आर्कटिक वर्त रेखा। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वर्त रेखा। वही हो गया, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो गया। फिर है, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है, विषुवतीय रेखीय निम्न दाब पेटी में, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में या ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी में। जल्दी से बताएंगे सबसे ज़्यादा जो मरुस्थल होते हैं वो कौन सी पेटी में पाए जाते हैं। विषुवतीय निम्न दाब पेटी में, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी में। दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, जो 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। और यह सबसे ज़्यादा मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि जो भी हवाएं भूमध्य रेखा से, जो हवाएं 5 डिग्री अक्षांशों से गर्म होती है और ऊपर उठती है, वो 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में वहाँ पर नीचे उतरती है। और नीचे जो उतरती हैं तो वहाँ पर हवाएं ऊपर नहीं उठ पाती है, जिस कारण वहाँ बादल वगैरह नहीं बनते हैं और वर्षा वगैरह नहीं होती, कम होती है, जिस कारण से यहाँ मरुस्थलीय भागों में एक स्तर परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, 30 से 35 डिग्री अक्षांश। फिर वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, सबसे पहली जो परत है वो कौन सी है दोस्तों, ट्रोपोस्फियर, जिसको हम सौरमंडल कहते हैं। और उसके बाद में ऊपरी परत कौन सी होती है, समताप मंडल, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद में मेसोस्फियर आती हैं। फिर है, ओजोन परत पृथ्वी की करीब ऊंचाई पर होती है, 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000 या 20 किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर होती है, जल्दी से बताएंगे आप, इसका आंसर करेंगे। 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर या 20 किलोमीटर। तो दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 20 किलोमीटर। समताप मंडल में मैंने आपको बताया कि 20 से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच जो मुख्यतः क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। सबसे संघन है जो 20 से 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जेट धाराएं प्राय कहाँ पाई जाती हैं, ओजोन मंडल में, क्षोभ सीमा में, मध्य मंडल में या आयन मंडल में। जेट धाराएं, तो जेट धाराएं 8 से 12 किलोमीटर ऊंचाई के बीच चलती है, जेट पवनी जिसको हम कहते हैं। तो ये आपकी कहाँ पाई जाएगी दोस्तों, क्षोभ सीमा में। कहाँ पर, क्षोभ सीमा में। ऑप्शन नंबर आपका 20 में बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्योंकि वहाँ पर ऊंचाई पर जो पतली सर्पिली आकार की जो पवनी चलती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जेट पवनी कहते हैं, जेट धाराएँ कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ चलती हैं, क्षोभ मंडल के ऊपर क्या कौन सी होती है, क्षोभ सीमा होती है, तो वहाँ पर जेट पवनी चलती है क्षोभ सीमा में। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आज के अपने 10% कंप्लीट। दोस्तों अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तक कोई वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे।